हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर आपको ट्रिकी बाई बेस गुप्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जियोग्राफी पार्ट 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, तो मेरे इस चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें। हाँ, अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं 12th क्लास का जियोग्राफी विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। इसके बारे में हम लोग बारी बारी से जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग जानते हैं दोस्तों क्या क्या हम लोग को पढ़ना है 12th क्लास में। यह परीक्षा की दृष्टि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जनसंख्या, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, प्राकृतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, राजनीतिक कारक, जनसंख्या परिवर्तन के घटक, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास के बारे में जानेंगे। प्रवासी, प्रवासी के प्रकार, प्रवास का स्थान, प्रवास के कारण, प्रतिवर्ष कारक, अपकर्ष कारक, जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या के प्राकृतिक वृद्धि, जनसंख्या के वास्तविक वृद्धि, जनांकीय संक्रमण प्रथम, द्वितीय, तृतीय अवस्था, जनसंख्या की वृद्धि दर ज़्यादा होने के कारण, जनसंख्या के वृद्धि दर नकारात्मक होने के कारण इत्यादि के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं जनसंख्या। तो जनसंख्या किसे कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। किसी प्रदेश या राज्य या स्थान में बसे हुए लोग को जनसंख्या कहते हैं। किसी नगर या देश के आदि में बसने वाले मनुष्यों की संख्या ही जनसंख्या कहलाता है। जहाँ पर लोग बसते हैं उसी को जनसंख्या कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण से अभिप्राय किसी विशेष क्षेत्र में लोगों के वितरण से है। आसान भाषा में समझे तो किसी विशेष क्षेत्र में लोग कितनी संख्या में रहते हैं और कहाँ रहते हैं उसी को जनसंख्या वितरण कहते हैं। वितरण अर्थात वितरित करना ही कहलाता है। अब हम लोग जानते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी देश के अंदर एक वर्ग किलोमीटर में रहने वालों की संख्या को उस देश का जनसंख्या घनत्व कहते हैं या कहा जाता है। जैसे यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, यह 1 किलो वर्ग मीटर किलोमीटर क्षेत्रफल है दोस्तों। जनसंख्या घनत्व को मापने के लिए कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से भाग दिया जाता है। अर्थात जनसंख्या घनत्व बराबर होता है कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। अगर हमें जनसंख्या घनत्व निकालना होगा तो कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल करना होगा। उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए किसी देश की जनसंख्या 10 लाख है और उसका क्षेत्रफल 10,000 वर्ग किलोमीटर है। तो जनसंख्या घनत्व निकालने के लिए कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से भाग देते हैं। इस स्थिति में वहाँ का जनसंख्या घनत्व 100 प्रति वर्ग किलोमीटर होगा। नोट: ऐसे क्षेत्र जिनकी जनसंख्या 200 व्यक्ति प्रति हो वह सघन्य जनसंख्या कहलाता है। अब हम लोग जानते हैं जनसंख्या वृद्धि। किस कारण से जनसंख्या वृद्धि होती है। किसी क्षेत्र में एक विशेष समय के दौरान हुई जनसंख्या परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। अगर उस क्षेत्र की जनसंख्या उस समय के दौरान बढ़ती है तो उसे धनात्मक वृद्धि कहते हैं। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि जनसंख्या उस समय के दौरान घटती है तो उसे ऋणात्मक कहा जाता है। जैसे कि यहाँ मान लीजिए 100 1000 है। 1000 में अगर जनसंख्या 1100 हो जाए तो वह जनसंख्या बढ़ गई, 100 बढ़ गया, अर्थात इसको हम धनात्मक जनसंख्या वृद्धि दर कहेंगे। जबकि अगर जनसंख्या घट जाती है तो उसे हम ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। अर्थात बढ़ती है तो धनात्मक जनसंख्या वृद्धि दर और घटती है तो ऋणात्मक
जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक के अंतर्गत जल की उपलब्धता, अर्थात जल की वहाँ पर उपलब्ध हो, जिस कारण जनसंख्या प्रभावित होती है। लोग जल के अभाव में भी इधर उधर भटकते रहते हैं। इसके बाद आता है भू आकृति। भू आकृति जहाँ पर भूमि के लिए अच्छा आकृति हो, लोग वहाँ पर भूमि को कर सके, अर्थात जहाँ का जलवायु मृदा इत्यादि हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं जलवायु। जलवायु का अर्थ होता है जहाँ पर जल और वायु सब चीज़ वहाँ पर प्रेजेंट हो, अर्थात उपस्थित होता है, वहाँ का वातावरण अच्छा होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मृदा। मृदा अर्थात मिट्टी अच्छा होनी चाहिए। इसके बाद आर्थिक कारक। आर्थिक कारक के अंतर्गत खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण, ये सब आते हैं। ये हमारे आर्थिक कारक के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसके अंतर्गत भी बहुत से आते हैं। सबसे पहले आपका धार्मिक महत्व, अशांति, खराब सामाजिक वातावरण, ये सब सामाजिक सांस्कृतिक के कारक हैं। जबकि आर्थिक कारक में खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकरण होता है। नगरीकरण जहाँ पर लोग नगर में आकर कुछ काम धंधा करने लगते हैं, नगरीकरण होता है। जबकि औद्योगिकरण उद्योग के कारण जो स्थिति होती है उसको औद्योगिकरण कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं, जैसा कि आपको बता दिए, सामाजिक कारक के अंतर्गत धार्मिक महत्व, अशांति, खराब सामाजिक वातावरण। धार्मिक महत्व अर्थात वहाँ पर सभी लोग धर्म को मानते हैं, धर्म को महत्व देते हैं, वही धार्मिक महत्व कहलाता है। अशांति जहाँ पर कोई शांति न हो, मारकाट हो, खून खराबा होता है, वहाँ पर अशांति का माहौल कहा जाता है। खराब सामाजिक वातावरण अर्थात वहाँ पर दिन रात मारकाट, आपस में लड़ाई झगड़ा इत्यादि करते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक अर्थात राजनीति के कारण भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। स्थिर राजनीतिक स्थिति, अस्थिर राजनीतिक स्थिति अर्थात वहाँ पर राजनीतिक स्थिति का उतराव चढ़ाव होता है, लोग आपस में लड़ते मरते हैं, इस कारण से होती है, इत्यादि हैं दोस्तों। अब हम लोग बारी बारी से जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं घनात्मक जनसंख्या वृद्धि। अगर एक समय के दौरान किसी क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती है तो उसे हम धनात्मक जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि, अगर एक समय के दौरान किसी क्षेत्र में जनसंख्या घटती है तो उसे ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। अर्थात कहने का अर्थ यह हुआ कि जहाँ पर बढ़ती है उसे जनसंख्या धनात्मक और जहाँ घटती है ऋणात्मक। जनसंख्या परिवर्तन के घटक 3 है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर जानते हैं दोस्तों। अघोषित जन्म दर का संबंध हजारों स्त्रियों द्वारा जन्म लिए गए जीवित बच्चों से है। मान लीजिए अगर एक समय अंतराल के दौरान किसी क्षेत्र में हजारों स्त्रियों द्वारा 200 बच्चों को जन्म दिया जाता है तो उस क्षेत्र की अघोषित जन्म दर 20 होगी। सूत्र के अनुसार जैसे अघोषित जन्म दर बराबर होता है किसी वर्ष विशेष में जीवित जनसंख्या जन्म
बटा साल के मध्य में उस क्षेत्र की स्थिति गुने 1000। अघोषित मृत्यु दर, एक वर्ष के दौरान किसी क्षेत्र में हजारों लोगों द्वारा मरने वाले जनसंख्या को अघोषित मृत्यु दर कहा जाता है। इसका सूत्र होगा दोस्तों, अघोषित मृत्यु दर किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बटा साल के मध्य में उस क्षेत्र की जनसंख्या गुने 1000 होता है। इस प्रकार से हम लोग जन्म दर और मृत्यु दर निकाल सकते हैं। इसके बाद तीसरा कारक के जानते हैं प्रवास। प्रवास किसे कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। व्यक्तियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की घटना को प्रवास कहते हैं। लोग जब काम के लिए एक अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं उसी को प्रवास कहते हैं। प्रवास के प्रकार, प्रवास मुख्यतः 3 प्रकार के: अस्थायी, अस्थायी, मौसमी प्रवास। अस्थायी प्रवास एक ही जगह पर रहने वाले को अस्थायी प्रवास कहते हैं। और अस्थायी प्रवास जहाँ पर कुछ समय के लिए लोग जाकर रहते हैं उसे अस्थायी प्रवास कहते हैं। जबकि मौसमी प्रवास मौसम के अनुसार लोग दूसरे जगह जाकर बस जाना, जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई इत्यादि मौसमी प्रवास के अंतर्गत आते हैं। अस्थायी के लिए दोस्तों एक और उदाहरण, जैसे अस्थायी अर्थात जो लड़का अपने घर रहता है उसको अस्थायी कहते हैं, और जब लड़कियां की शादी होकर दूसरे जगह अपने मायके चल जाती है उसी को अस्थायी कहते हैं। मौसमी प्रवास के अंतर्गत मौसम के अनुसार वहाँ पर लोग काम धंधा के लिए जाकर वहाँ पर बस जाते हैं, उसी को मौसमी प्रवास कहते हैं। मौसम के अनुसार वहाँ पर जाकर बसना ही मौसमी प्रवास कहलाता है। अब हम लोग जानते हैं प्रवास की दिशाएं। प्रवास की कितनी दिशाएं हैं? प्रवास के ऐसे तो मुख्य रूप से 2 ही धारा है, लेकिन इसमें हम लोग देखते हैं लोग कहाँ से कहाँ जाते हैं। गांव से गांव, लोग गांव से गांव में भी प्रवास करते हैं। इसके बाद गांव से नगर, लोग गांव से नगर भी जाते हैं, नगर से गांव भी जाते हैं, और नगर से नगर भी लोग प्रवास करते हैं। ये प्रवास की दिशाएं हैं। अब हम लोग जानते हैं प्रवासी किसे कहते हैं। तो प्रवास को ही प्रवासी कहा जाता है, अर्थात वह व्यक्ति जो प्रवास करता है उसी को प्रवासी कहते हैं। अर्थात जो मजदूर होता है जो अपने काम के लिए वहाँ पर प्रवास करता है उसी को प्रवासी कहा जाता है। प्रवासी के प्रकार, प्रवासी 2 प्रकार के होते हैं, अप्रवासी और उत्प्रवासी। अप्रवासी के अंतर्गत वह व्यक्ति जहाँ जो किसी नए स्थान पर जाकर रहने लगता है। उत्प्रवासी वह व्यक्ति होता है जो किसी क्षेत्र को छोड़कर चला जाता है। मान लीजिए अगर आप दिल्ली से जाकर मुंबई में रहने लगे तो मुंबई के लिए आप अप्रवासी हैं एवं दिल्ली के लिए आप उत्प्रवासी हैं। अर्थात जाने वाला अप्रवासी, आने वाला अर्थात उत्प्रवासी कहलाता है, जैसा कि आपको बता रहे हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग जानते हैं प्रवासी का स्थान, उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान। वह स्थान जहाँ से कोई व्यक्ति किसी दूसरे स्थान पर जाता है उद्गम स्थान अर्थात प्रारंभिक स्थान हो गया। गंतव्य स्थान वह स्थान जहाँ पर वह व्यक्ति किसी दूसरे क्षेत्र में से आता है। आने वाला गंतव्य और जाने वाला उद्गम कहलाता है। मान लीजिए आप अगर किसी दिल्ली से मुंबई में रहने लगे तो दिल्ली आपका उद्गम स्थान और मुंबई आपका गंतव्य स्थान होगा। अब हम लोग जानते हैं प्रवास के कारण, किस कारण से लोग प्रवास करते हैं। तो प्रतिवर्ष कारक वह कारक होते हैं जिसकी वजह से एक व्यक्ति अपने रहने का स्थान छोड़कर किसी दूसरे जगह पर जाता है। लोग अपने स्थान को छोड़कर, माने कहने का अर्थ यह हुआ कि लोग उस स्थान को छोड़कर किसी विशेष जगह पर चल जाते हैं, वह हमारा प्रतिवर्ष कारक होता है। उदाहरण के लिए बेरोजगार, रहन सहन, खराब दशाएं, राजनीतिक अस्तित्व, अस्थिरता, खराब जलवायु, प्राकृतिक विपत्तियां, महामारी, सामाजिक पिछड़ापन आदि के कारण
लोग प्रवास करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिवर्ष कारक। अब हम लोग देखते हैं, ये सब हमारे प्रतिवर्ष कारक के अंतर्गत आते हैं। बेरोजगारी के कारण भी लोग प्रवास करते हैं, महामारी के कारण भी लोग, राजनीतिक के अस्तित्व खराब, खून खराबा के कारण भी लोग प्रवास करते हैं। यह प्रवास के कारक है। अब दूसरा का कारक हो गया अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक का वह कारक होता है जिसकी वजह से एक व्यक्ति किसी क्षेत्र में जाने के लिए प्रेरित होता है। उदाहरण के लिए रोजगार के अवसर, रहने की इस अच्छी स्थिति, अनुकूल जलवायु, शांति और स्थिति सुधार आदि। मैंने कहने का अर्थ यह हुआ कि प्रतिवर्षक जो बेरोजगार के कारण और अपकर्षक जो रोजगार के लिए वहाँ पर चले जाते हैं, यह प्रवास के कारक हैं। बेरोजगारी के लिए जाना और रोजगार के लिए वहाँ पर रहना। अब जानते हैं हम लोग अन्य महत्वपूर्ण बातें। जनसंख्या वृद्धि, किस तरह से जनसंख्या वृद्धि होती है उसके बारे में जानते हैं। जब जनसंख्या के परिवर्तन को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि एक क्षेत्र के अंदर एक समय के दौरान मृत्यु और जन्म के बीच के अंतर के कारण बढ़ने वाली जनसंख्या को क्षेत्र की जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि अर्थात जन्म माइनस मृत्यु होती है। अर्थात कहने का अर्थ है यह प्रकृति के द्वारा होने वाली परिवर्तन है, वृद्धि होती है। जैसे मान लीजिए अगर जनसंख्या 1000 होता है और 80 लोग की मृत्यु होती है, तो कितना का वृद्धि हुआ? तो 20 का वृद्धि हो जाती है। उसी को हम लोग प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। और जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि अर्थात रियल, जो वास्तविक में होती है, इसमें मान लीजिए इसमें प्राकृतिक जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ प्रवास को भी शामिल किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि प्राकृतिक वृद्धि बराबर मृत्यु माइनस जन्म माइनस मृत्यु प्लस अप्रवास और उत्प्रवास को जोड़कर, मान लीजिए 100 जनसंख्या जन्म लिया, 80 मर गया, उसमें से आपका प्रवास 40 को 50 था, उनमें से 30 निकल गया, उस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं जनांकीय संक्रमण। जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत वर्तमान समय में किसी क्षेत्र को जनसंख्या का वर्णन करने और भविष्य में उसकी स्थिति का अनुमान लगाने में मदद करती है। इनकी 3 अवस्थाएं हैं, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था के अंतर्गत इसे बांटा गया है। यह एक प्रकार से मानिए तो यह वर्ग है। प्रथम अवस्था के अंतर्गत क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। इस अवस्था में किसी क्षेत्र की जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होते हैं। इस वजह से जनसंख्या वृद्धि दर धीमी होती है। ज़्यादातर लोग खेती का काम करते हैं, जीवन प्रत्याशी कम होती है, अधिकतर लोग अशिक्षित होते हैं और विकास की दर निम्न होती है। जैसे कि आप जानते हैं यह 2 वर्ष पुराना समस्या है। लोग कम पढ़े लिखे वहाँ पर होते थे और वहाँ पर विकास की दर, अशिक्षित बहुत लोग थे और विकास निम्न दर से होती थी, क्योंकि अशिक्षित लोग थे, पढ़े हुए नहीं थे, जिसके कारण विकास की दर कम थी। अधिकतर लोग खेती बाड़ी पर भी ध्यान देते थे। अब इसके बाद हम लोग द्वितीय अवस्था जानते हैं। द्वितीय अवस्था अर्थात कुछ पढ़ा लिखा लोग इस अवस्था में पाए गए। अर्थात इस अवस्था में प्रारंभ में उच्च प्रजनन दर होती थी। समय के साथ साथ प्रजनन दर घटती रही। स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं में सुविधा के कारण मृत्यु दर कम होती है। जन्म दर सामान्य बनी रहती है। जनसंख्या वृद्धि दर धनात्मक रहती है। अर्थात इसके अंतर्गत जनसंख्या में वृद्धि होती है
और जन्म दर में भी उच्च प्रवृत्ति होती है, जन्म दर अधिक होती है, इसमें जनसंख्या का वृद्धि होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं तृतीय अवस्था। इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घट जाती है। इस जनसंख्या की वृद्धि दर या स्थिर दर दोनों धीमी हो जाती है या सीमित हो जाती है। जनसंख्या शिक्षित होती है और नगरों का विकास हो चुका होता है। शिक्षा एवं तकनीकी ज्ञान संबंध ज़्यादा होने की वजह से व्यक्ति सोच समझकर परिवार का विकास करता है। जनसंख्या नियंत्रण रहती है। लोग इस अवस्था में लोग ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होते हैं, जिसके कारण जनसंख्या नियंत्रित होता है। लोग कम जनसंख्या करते हैं और अर्थात जनसंख्या पर नियंत्रण करते हैं। पढ़े लिखे होते हैं, वे इसके बारे में समझते हैं कि जनसंख्या क्या है, जिसके कारण ही जनसंख्या में धीमी होती है और इसमें मृत्यु दर और जनसंख्या में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी आया, क्योंकि लोग पढ़े लिखे होने के कारण सभी की व्यवस्था करने लगे, अस्पताल इत्यादि के बारे में होने लगे, इत्यादि व्यवस्था करने लगे। जनसंख्या के वृद्धि दर ज़्यादा होने का प्रभाव, जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती है। जनसंख्या के तेज़ी से बढ़ने के कारण वृद्धि होती है। जनसंख्या के देश के संसाधनों पर दबाव पड़ता है, प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है, विकास में रुकावट होती है, भरण पोषण की समस्या पैदा होती है। यह जनसंख्या का ज़्यादा वृद्धि होने का प्रभाव है। जनसंख्या बढ़ती है, जिसके कारण प्रदूषण भी बढ़ता है, विकास में रुकावट होती है और भरण पोषण में भी समस्या होती है। जनसंख्या के वृद्धि दर नकारात्मक होने के प्रभाव, नकारात्मक होने से क्या होगा उसके बारे में देखते हैं। देश की जनसंख्या धीरे धीरे कम होने लगेगी। नए लोग कम पैदा होने की वजह से देश की जनसंख्या में वृद्धों की संख्या वृद्धि होगी। आश्रित जनसंख्या बढ़ती है, विकास की गति में रुकावट आती है, अर्थात जनसंख्या को कम कर दिया जाए, जनसंख्या में वृद्धि नहीं होगी, जिससे आप लोग को वृद्धों की संख्या बढ़ेगी और बच्चा की जनसंख्या कम होगी। यह जनसंख्या नियंत्रण के कारण होती है। अब हम लोग जानते हैं जनसंख्या नियंत्रण करने के उपाय। जनसंख्या नियंत्रण करने का सबसे पहला उपाय है परिवार नियोजन। लोग परिवार नियोजन को अपनाएं और लोगों में एक जागरूकता पैदा करना, स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर करना, शिक्षा का प्रसार करना, इन सभी के कारण हम जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। और भी उपाय हैं, लेकिन यह सबसे मुख्यतः उपाय है। इस कारण हम अब जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। इस प्रकार आपका चैप्टर समाप्त हो गया दोस्तों। तो दोस्तों, डिवीज़न के लिए रिवीजन ज़रूरी है, इसीलिए आप रिवीजन करें। मैं आप लोगों को जीरो वाले स्टूडेंट को हीरो बनाऊंगा दोस्तों। तो इस प्रकार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक और कमेंट, हाँ, अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। मैं आप लोगों को फाइनल एग्ज़ाम के लिए ऐसा ही वीडियो पर डे लाऊंगा दोस्तों। इसे देखें और इसका लाभ उठाए दोस्तों। यह परीक्षा की दृष्टि के लिए सबसे अच्छा है दोस्तों। थैंक यू।